अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल और आईजीसीएसई अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक फाइनल हमने ओवरव्यू के एक लेक्चर अरेंज किया है कि जिसमें हम पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, जो भी आपका ओ लेवल और आईजीसीएसई का सिलेबस है वो सेम है। 7707 और 0452 ये सिलेबस कोड है। ठीक है, तो आप इसमें पूरा आज हम सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं कि स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक। मैंने इसलिए इसमें स्लाइड्स में सिर्फ हम एक्चुअल सिलेबस भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये देखें, हमने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आप देख लें कि इसमें द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट है आपका जो सिलेबस है। इसमें द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग भी ये पूरा थ्योरी है एक्चुअली। इसके अंदर आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये थ्योरी में एक्सप्लेनेशन पूरी है, दे दी गई थी ये। अगर नहीं भी है तो फिर मैं आपको अलग से, आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं अलग से फिर इसको एक कुछ जो जो भी टॉपिक्स आपके थ्योरी के रह गए वो मैं इसमें ऐड करके अलग से फिर एक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन है इसके अंदर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, और ये इक्वेशन भी है कि असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हमें कैपिटल फाइंड करना है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटीज फाइंड करनी है तो असेट्स माइनस कैपिटल। और अगर आपके पास एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज और कैपिटल गिवन है, तो दोनों को ऐड कर दें। तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। और एक्सप्लेन एंड अप्लाई इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपने किया होगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसका अफेक्ट क्या होगा इक्वेशन पे। आइदर कि असेट्स उसमें इंक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, या एक असेट्स इंक्रीज हुआ है और दूसरा असेट्स डिक्रीज हुआ है। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन के उसके ऊपर क्या डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है उस ट्रांजेक्शन का, वो आपको एग्जाम में शो करने के लिए भी कभी वो चार्ट आ जाता है कि आप उसमें शो करेंगे ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो गिवन है, इसका अफेक्ट इक्वेशन पे क्या होगा। वो हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन अभी ओवरव्यू हम ले रहे हैं तो इसमें आप देख लेंगे क्या चीज़ें आपकी कवर नहीं हुई हैं। ठीक है, ये प्योरली थ्योरी बेस्ड है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका सोर्सेज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ठीक है, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब आप इसके अंदर देख लें कि आउटलाइन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, प्रोसेस अकाउंटिंग डेटा यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम। जो हम एंट्री बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट की, वो इस चीज़ पे बेस करके ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बना रहे होते हैं। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। लेजर अकाउंट्स हम डिस्कस किया था हमने कि लेजर अकाउंट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से आती हैं। पोस्ट ट्रांजेक्शन टू द लेजर अकाउंट्स, ठीक हो गया। बैलेंस लेजर अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड एंड मेक ट्रांसफर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है। ठीक है, उसके बाद है इंटरप्रेट लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेज। जो भी एंडिंग बैलेंसेज हैं वही बैलेंसेज आगे फिर हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, और उसी से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। रिकग्नाइज द डिवीजन ऑफ द लेजर इनटू सेल लेजर, परचेज लेजर एंड नॉमिनल यानी कि जनरल लेजर। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने तीन तीन तरह के लेजर्स हैं। सेल्स लेजर, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर्स के बाय नेम अकाउंट्स बनते हैं, यानी कि लेजर टी अकाउंट्स बनते हैं, वही लेजर है। और परचेज लेजर में क्या होता है कि जितने सप्लायर्स हैं उनके अकाउंट्स बनते हैं बाय नेम। और फिर अदर देन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स अकाउंट्स, ऑल अदर अकाउंट्स आर कहाँ जाएंगे, वो जनरल लेजर के अंदर, या उसे हम नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। अब जैसे सेल्स का इट्स सेल्फ एक सेल्स एक अकाउंट है, लेजर लेजर है उसका। फिर परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, वो अकाउंट्स हम कहाँ बनाते हैं, वो हम बनाते हैं नॉमिनल या जनरल लेजर के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन और यूज फोलियो कॉलम्स। फोलियो कॉलम उसमें मेंशन तो किया, वेल यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये फोलियो कॉलम का यूज क्या है। देखिए, फोलियो एक्चुअली क्रॉस रेफरेंस होता है, लेकिन यहाँ आपको इसकी जरूरत ही नहीं है ओ लेवल के अंदर, इसलिए लिहाजा उसको आप इग्नोर कर दें, छोड़ दें। जब उसकी नीड नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर एक चीज क्यों ऐड करें। और फिर रनिंग थ्री कॉलम रनिंग बैलेंस मेथड, ये भी नहीं आएगा आपका, ये अकाउंट्स भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये इसलिए स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया है कि इसके क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं पूछे जाएंगे। आप यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये सोर्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ये आपका सिलेबस आता है। फिर नेक्स्ट इसी के आगे चलते हैं तो देखिए आ जाता है सोर्सेज एंड रिकॉर्डिंग डेटा कंटिन्यूड है, इसमें बिजनेस डॉक्यूमेंट आ गए। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट कौन से हैं हमने डिस्कस किया था। देखें, सबसे पहले तो आ जाता है इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीट, काउंटर फॉइल, स्टेट और बैंक स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ आ जाती हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट भी आप लोगों ने पढ़ लिए थे, ये आपको याद होगा। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी से फिर हम इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन आती है उसके उससे फिर हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कवर होता है जो हमने डिस्कस किया था। उसके लिए सारा इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कंप्लीट प्रो फॉर्म बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें लिख भी दिया उसने। ठीक है, और फिर है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आ जाता है। ये 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं
जिसमें सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, ठीक है। फिर है कैश बुक, पेटी कैश बुक और जनरल जर्नल। ये 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं जिसमें हमने ये देख चुके हैं कि किस तरह उसमें एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, और इस पे क्वेश्चन आता ही है। ये आप अपने जहन में रखें कि एक क्वेश्चन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से आता ही है। अब उसमें चाहे वो कैश बुक आपको दे दे, पेटी कैश बुक दे दे, पेटी कैश सबसे कम आती है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में कैश बुक है, और कैश बुक सबसे ज़्यादा जो है वो जर्नल आपका सेल्स जर्नल, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो सेल्स जर्नल का आता है। सेल्स जर्नल या परचेज जर्नल का आ जाता है, रिटर्न का आ जाता है। लेकिन कैश बुक और पेटी कैश को कम पूछा जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम का एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये भी आपका कवर होता है इसमें। बुक्स ऑफ प्राइम में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे उसमें पोस्टिंग होती है, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, सिर्फ एक डेट का कॉलम है, डिटेल है, ठीक है। यानी कस्टमर का जो, अगर आप सेल्स जर्नल बना रहे हैं तो कस्टमर नेम आता है, अगर आप परचेज जर्नल बना रहे हैं तो सप्लायर्स नेम आता है, और उसके बाद फिर आपका अमाउंट का कॉलम है। ये 3 कॉलम यूजुअली हो गए। पहले इसके अंदर एक और कॉलम था जिसमें इनवॉइस नंबर आता था, लेकिन अब वो इस सिलेबस में उन्होंने इनवॉइस नंबर का जो कॉलम है वो हटा दिया है। अगर आप बुक में देखेंगे ना तो उसमें इनवॉइस नंबर का कॉलम अब नहीं है। 3 कॉलम तो आपके हैं, डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, और उसके बाद अमाउंट। ये कॉमन है सब में। अगर आप सेल्स जर्नल बना रहे हैं, परचेज जर्नल बना रहे हैं, रिटर्न बना रहे हैं, दोनों सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, उसमें ये सारे तीनों कॉलम होते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट तो आप लोग देख चुके हैं कि एक साइड पे रिसीट है, एक पे पेमेंट है, ठीक है। और 3 कॉलम कैश बुक यूजुअली आती है, उसके अंदर एक होता है बैंक, कैश और डिस्काउंट, इसीलिए हम उसे 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। कॉलम तो उसमें डेट का भी होता है और डिटेल का भी होता है, लेकिन हम काउंट उसको नहीं करते। यूजुअली इट इज कॉल्ड 3 कॉलम कैश बुक बिकॉज 3 कॉलम्स कौन से हैं, एक कैश है, एक बैंक है और दूसरा डिस्काउंट का कॉलम है। अगर 2 कॉलम कैश बुक आती है तो उसमें डिस्काउंट कॉलम नहीं होता, बस ये होता है, ठीक है। तो 3 कॉलम कैश बुक यूजुअली आपसे वो पूछता है एग्जाम के अंदर, और फॉर्मेट भी गिवन होता है, उसमें आपने सिर्फ फिल करना है। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है। कहीं पे जरूरी नहीं है, कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का ओवरड्रॉन बैलेंस भी हो सकता है जो कि क्रेडिट साइड पे मेंशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको वो दे देगा एग्जाम के अंदर, आपको देखेगा कि आप कहाँ लिखते हैं उसको, ये भी पूछ सकता है। तो अगर ओवरड्रॉन बैलेंस होता है तो हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो अभी तो हम इसको सिर्फ ये ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर आगे मैं देखता हूँ अगर टाइम होता है तो फिर हम एक एक चीज को अलग से भी फिर डिस्कस कर लेंगे, एक एक टॉपिक लेके उसको थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू डिटेल में भी ले लेंगे, ठीक है। अभी हम पूरा सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या चीजें कवर हो चुकी हैं, आप लोग भी देख लेंगे कि आप लोग क्या चीजें कवर कर चुके हैं और क्या चीजें नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और करेक्शन ऑफ एरर्स है। अब ट्रायल बैलेंस में भी डिस्कस हो चुका है कि अंडरस्टैंड दैट अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। सारे लेजर से जो बैलेंसेस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस जो भी होंगे, आपने बैलेंस ऑफ किया अकाउंट, उसके बाद जो सीडी आपके पास आया वही आप उठा के लेके जाते हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। वहां से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस फिर फर्दर आगे इनकम स्टेटमेंट एंड देन बैलेंस शीट। Outline the uses of limit and limitations of a trial balance, ठीक है। Prepare a trial balance from a given list of balances and amend a trial balance which contain errors। अब वो करेक्शन ऑफ एरर्स के बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद करेक्शन ऑफ एरर्स होती है। आपने देखा होगा अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता तो जिस साइड पे अमाउंट कम होता है वो हम सस्पेंस में रख देते हैं, उसके बाद फिर करेक्शन ऑफ एरर्स करते हैं और फिर वो एडजस्ट हो जाता है कि वो बैलेंस जो जो एरर का जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था वो क्यों था, बिकॉज ऑफ सम एरर्स। तो जब आप वो एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, ठीक है ना, जो सस्पेंस अकाउंट का होता है। तो लिहाजा ट्रायल बैलेंस में आपसे सवाल ये भी आ सकता है कि प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, यूजुअली वो पूछता है। गलत साइड पर आपको दे देगा, असेट्स का जो टोटल है वो क्रेडिट पे लिख देगा, कैपिटल का टोटल जो है वो डेबिट पे लिख देगा, एक्सपेंस को क्रेडिट पे लिख देगा, इनकम को डेबिट पे लिख देगा। तो इस तरह की और कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, ये नहीं कि सारी ही उसमें जो आइटम्स होते हैं वो गलत हो, नहीं, वो सिर्फ आपसे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनवाएगा एग्जामिनर। आप उसको जब करेक्ट कर लेंगे तो समटाइम्स वो आपसे पूछता है कि जो डिफरेंस है उसको सस्पेंस में डाल दें, और समटाइम वो डिफरेंस होता ही नहीं है। जब आप उसको करेक्ट कर देंगे ट्रायल बैलेंस को तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। तो ये होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दोज एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कमीशन, कंपेंसेटिंग, कंप्लीट रिवर्सल, ओमिशन, ओरिजिनल एंट्री एंड प्रिंसिपल। ये 6 एरर्स हैं जो हम डिस्कस हो चुकी हैं। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है, ये है। फिर एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल और है कंपेंसेटिंग एरर्स। ये 6 एरर्स हैं। ये वो एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, ठीक हो गया। और फिर करेक्शन ऑफ एरर्स आ गया, करेक्ट एरर्स बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्रीज।
तो हम करेक्शन कैसे करते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू ही कर रहे होते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट एज अ टेम्पोररी मेजर टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम करेक्शन करते हैं। पहले उस बैलेंस को जो डिफरेंस है सस्पेंस में डाल देते हैं, उसके बाद करेक्शन करते हैं, और करेक्शन के बाद फिर हम जो चीज़ करेक्ट हो जाती हैं तो हमारा बैलेंस जो था सस्पेंस का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। तो करेक्ट एरर्स बाय मींस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद एडजस्ट अ प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर्स। तो हमेशा ये सवाल भी आता है कि यूजुअली एरर्स के साथ कि भाई अब जो ये एरर्स आपने रेक्टिफाई कर दी, अब उस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, ठीक है जी। जब हम अब क्योंकि वो आपको एक अनएडजस्टेड प्रॉफिट दे देता है एग्जाम में, और फिर जो है अब वो ये भी कभी सवाल पूछा था कि अगर आपने एरर को करेक्ट नहीं किया तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर करेक्शन के बाद प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। यूजुअली ये पूछता है कि वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आपको दे देगा, और करेक्शन के बाद फिर आप देखेंगे कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। अगर एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस अगर कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह आपको एडजस्ट करना है। अगर किसी साइड पर इनकम बढ़ रही है तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम कम हो रही है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह आपने करेक्शन कर लेनी है और वो एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ कवर हो जाती है। फिर है आपका वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कंटिन्यूड है। बैंक रिकंसिलेशन आ गया। बैंक रिकंसिलेशन में आपको याद होगा कि हमने दो स्टेप होते हैं। एक में तो आपको कैश बुक को करेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि आपको एक कैश बुक का बैलेंस दे देगा, कुछ एंट्रीज भी होंगी उसमें। फिर आपको एक देगा कि भाई कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि कैश बुक में नहीं है और बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं, तो आप अपनी कैश बुक को अपडेट कर देंगे। कैसे, सामने रखेंगे बैंक स्टेटमेंट और देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में है और आपकी कैश बुक में नहीं है, तो वो आपने ऐड कर लेते हैं। अगर कहीं पर आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे जो जो चीज़ें आई हैं वो आप अपनी कैश बुक की डेबिट में लिख लेंगे। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपकी कैश बुक में नहीं है, तो वो आप अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड से उसको आउट कर देंगे। इस तरह आपकी जो कैश बुक है वो अपडेट हो जाएगी और एक बैलेंस आ जाएगा, उसे हम कहते हैं अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। फिर आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। फिर आप ये देखते हैं कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आपकी कैश बुक में हैं और बैंक स्टेटमेंट में नहीं शो हो रहा है, वो आप उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। वो ऐसे चेक होते हैं जो आपने इशू तो कर दिए लेकिन बैंक में भी प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, वो आप उसमें से लेस करेंगे बैंक बैलेंस में से, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। कुछ ऐसे चेक हैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए ड्यू टू डेट एरर्स। डेट्स का क्या होता है, कभी आपने एट द एंड ऑफ द मंथ कोई चेक डिपॉजिट किया और आपके पास जब बैंक स्टेटमेंट इशू होती है तो वो उस वक्त तक चेक क्लियर नहीं होता, आपके अकाउंट में नहीं शो होता, तो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा होगा, आप उसको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो वो जो रिकनसाइल्ड बैलेंस है दैट हैज टू बी मैच विद द बैलेंस ऑफ द अपडेटेड कैश बुक। वो जो अपडेटेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा आपका वो मैच होना चाहिए रिकंसिलेशन के बैलेंस से। तो ये आपका आ जाएगा बैंक रिकंसिलेशन। फिर है कंट्रोल अकाउंट। अब कंट्रोल अकाउंट में भी आपको याद होगा कि आपने दो किए थे, SLCA एंड PLCA, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट्स। इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं सेल लेजर में, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एक्चुअली द ट्रेड पेएबल अकाउंट। तो जो रूल अप्लाई होता है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर वही चीज़ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पे होगी। अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो सेल SLCA भी इंक्रीज होगा, ठीक है, जिस एंट्री के ऊपर भी। अगर आप देखते हैं कोई एंट्री पास हुई है कि सेल्स क्रेडिट पे हुई है तो उस पर क्रेडिट सेल से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ तो SLCA की डेबिट साइड पर आएगा। इसको अलग से भी बाद में देख लेंगे लेकिन अभी हमने ये कवर कर रहे हैं कि आपका कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये चीज़ें कवर हो गई हैं। आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, मैंने पूरा एज इट इज सिलेबस कैम्ब्रिज का यहाँ पे लिख डाल दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स को बहुत ईजी हो जाए कि भाई ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं या नहीं, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए, आइडेंटिफाई द बुक्स ऑफ प्राइमरी एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है क्योंकि जब आप बनाते होते हैं तो वो सारा एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल्स का ही अकाउंट होता है SLCA के अंदर भी, ठीक है। उसमें कहाँ कहाँ ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं, ठीक हो गया। प्रिपेयर परचेजेज लेजर एंड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स टू इंक्लूड क्रेडिट परचेजेज एंड सेल्स, रिसिट्स एंड पेमेंट्स, कैश डिस्काउंट्स, रिटर्न्स, इररिकवरेबल डेट्स, डिसऑनर्ड चेक्स, interest on overdue accounts, contra entries, refunds, opening and closing balances, debit and credit within each account। अब देखें इसमें नीचे लिख दिया कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स विच आर पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। नहीं, उसमें आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिंपल कंट्रोल अकाउंट मांगेगा कि ये एंट्री हुई है इसके अंदर ये पास कर देंगे, एंट्री इसमें ये दे देंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू रिकंसाइल कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस विद द सेल एंड लेजर कंट्रोल। ये आपका रिकंसिलेशन के अंदर नहीं है, वो ए लेवल का है सिलेबस, इसीलिए स्पेशली उसने मेंशन किया है।
अब इसमें सिंपल प्रिपरेशन ऑफ द कंट्रोल अकाउंट्स है आपका। बाकी रिकंसिलेशन आपकी वो ए लेवल के अंदर आती है, वो फिर बाद वो तो ए लेवल की बात है, ठीक है। इसमें आपका एक कंट्रोल अकाउंट भी हम हो चुका है आपका। अब आ गया नेक्स्ट इसके अंदर आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के अंदर देखें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। अब ये भी डिस्कस हो चुका है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट। देखें डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अकाउंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, distinguish between an account for capital receipt and revenue receipts, calculate and comment on the effect on profit of incorrect in treatment, calculate and comment on the effect on asset valuation of incorrect treatment। अब देखें इनकरेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया, उसका फर्क असर क्या होगा, ठीक है, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेना है, ठीक है, वो क्या है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इसके अंदर। तो इसमें ये दोनों चीज़ें आपकी कवर होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स और द अमाउंट विच इज स्पेंड फॉर द वैल्यू एडिशन ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। अगर आपने कोई बिल्डिंग को रेनोवेट किया है, कोई भी बिल्डिंग है उसको जो रेनोवेट करने से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। कोई आपने परचेज की है लैंड, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये चीज़ें, अगर वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आपने कोई गाड़ी का इंजन ओवरहॉल किया, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, उसकी वर्थ, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन कौन से, जैसे आपका फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सैलरीज हो गई, यूटिलिटीज हो गए, ये आपके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कि रेकरिंग होते हैं, ठीक है, रेकरिंग होते हैं यानी कि वो रिपीट होते रहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली वन टाइम होता है, ठीक है। अब आपने कोई व्हीकल ली, उसके साथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड हैं, जो व्हीकल के साथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस हो जाते हैं, ठीक है, वन टाइम होते हैं वो। हाँ, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी असेट्स का, नॉन करंट असेट्स का, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो पूरे साल का होता है। वन टाइम अगर इंश्योरेंस है, जो आपने जैसे कोई चीज इंपोर्ट की, उस पर वन टाइम फ्रेट इंश्योरेंस है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जो साल का इंश्योरेंस है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरह कैपिटल रिसीट कौन सी है, कैपिटल रिसीट वो है जो आपने नॉन करंट एसेट्स को सेल किया, ठीक है, वो आपकी उससे जो वैल्यू आ गई वो आपका कैपिटल रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, डे टू डे रेवेन्यू, सेल्स आपकी जो है यूजुअली जो सेल होती है वो आपकी क्या है, वो कैपिटल रेवेन्यू रिसीट है आपकी। डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। डे टू डे जो इनकम आपकी बिजनेस से हो रही है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है। फिर आ जाता है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये तो बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है, ये भी एक सबसे जो वेटेज है, देखें डेप्रिसिएशन की भी ये वो है कि सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं वो आते हैं, मैं आपको अभी तो बता दूं कि रेशियो एनालिसिस, करेक्शन ऑफ एरर्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। उसके बाद फिर आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन, इररिकवरेबल डेट्स, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका जो है एक सवाल आपका सोल ट्रेडर पार्टनरशिप या उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट को भी लेंगे तो वो सपोर्टिंग में होता है, जैसे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, इसी तरह इररिकवरेबल डेट्स का क्वेश्चन है, इसी तरह आपका कंपनी अकाउंट का है। तो ये चीज़ें इस तरह वेटेज है, इस तरह आपने इसने अपने आप को तैयार इसी तरह तैयार रखना है। तो जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है वो उसमें रेशियो एनालिसिस है, करेक्शन ऑफ एरर्स है और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। इस पे सवाल आते ही हैं, वो आपने अपने आप को इक्विप रखना है इन चीज़ों के लिए। डेप्रिसिएशन के अंदर हम डिफाइंड डेप्रिसिएशन ये हो चुका है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्यों डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, एसेट्स को क्यों हम डेप्रिशिएट करते हैं। नेम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग एंड रिवैल्यूएशन मेथड, यही तीन मेथड हैं आपके सिलेबस में और कोई तीसरा मेथड नहीं है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है। रिवैल्यूएशन मेथड जो कम होता है, यानी उसके जो क्वेश्चन हैं वो कम ही आते हैं, लेकिन आते हैं, लेकिन ये तीनों सिलेबस में हैं आपके मेथड। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द नॉन करंट असेट सेल ऑफ नॉन करंट असेट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। सबसे ज्यादा जो देखें तीन क्वेश्चन, तीन जो अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं, एक तो होता है उसका नॉन करंट असेट जिसका डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। ये तीन अकाउंट तो आपके पास आते ही हैं। अगर जो मोस्ट कॉमन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट है, ठीक है। तो जो आपका ये डेप्रिसिएशन में सारा कवर हो जाता है। डिस्पोजल अकाउंट आपको आना चाहिए कि डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट उसमें क्या एंट्रीज होती हैं, किस तरह बनता है, उसको फिर बैलेंस करते हैं, ठीक है, और उसका जो है डिफरेंस है वो कहाँ जाता है,
ये आपको मालूम होना चाहिए, इसके अंदर ये कवर हो जाता है पूरा आपका। फिर आ जाता है आपका अदर पेबल्स एंड अदर रिसीबल्स। अब देखें, ट्रेड रिसीबल्स के अलावा जो रिसीबल्स हैं वो अदर रिसीबल हैं, ट्रेड पेबल के अलावा जितने भी पेबल्स हैं, ठीक है। अब जैसे आपका कोई सैलरीज है, एक्सपेंस जो आपने अभी पे नहीं की सैलरी, लेकिन अभी वो ड्यू ड्यू हो चुकी है, ठीक है, इनकर हो गई है, रियलाइज हो गई है, आपने रिकॉर्ड कर ली लेकिन पेमेंट नहीं हुई, तो जो पार्ट पेमेंट नहीं हुआ वो आपका पेबल हो गया ना, उसको हम अदर पेबल्स लेते हैं, वो ट्रेड पेबल नहीं है, वो अदर पेबल्स में आ जाता है। इसी तरह अगर कोई इनकम आपकी आपकी अर्न हो गई है, इनकर हो गई, आपने उसकी सर्विसेज दे दी लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, तो अदर रिसीवर्स में जाएगा, ठीक है। प्री पेमेंट जो आपकी हैं वो भी अदर रिसीवर्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसने उसने ये किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अदर ट्रेड रिसीवेबल का वाला जितने भी रिसीवर्स हैं, जैसे प्री पेमेंट्स भी हैं, तो प्री पेमेंट नहीं लिखेंगे, उसको हम अदर रिसीवर्स में डाल देंगे। अब अदर रिसीवर्स क्यों कहते हैं, देखें, अगर आपने किसी को प्री पेमेंट कर दी, पेमेंट एडवांस, तो एक्चुअली आपका रिसीवेबल हो गया, क्योंकि वो आपको अगर पे भी कर दे या आप उसको बाद में एडजस्ट कर लें, लेकिन वो आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी ना, वो आपका रिसीवेबल है, इसलिए हम उसको अदर रिसीवर्स डाल देते हैं। इसी तरह अदर पेबल्स के अंदर जितने एक्सपेंस आपने अभी पे नहीं किए, ठीक है, लेकिन वो ड्यू हो गए, तो वो अदर पेबल्स में आ जाएंगे, वो करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में ट्रेड पेबल्स के बाद आते हैं। इसी तरह अदर रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद करंट असेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें कवर हो जाता है। फिर है आपका इररिकवरेबल डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसके अंदर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट्स एंड रिकवरी ऑफ डेट्स रिटर्न ऑफ। अच्छा, रिकवरी भी हो जाती है इसके अंदर कभी कभार, जैसे अगर कोई डेट रिटर्न ऑफ हो गया आपका, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं ना। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट ऑफ एक्चुअली एक्सपेंस है, तो इररिकवरेबल डेट या डाउटफुल डेट या डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स, इसको आप डेबिट कर देते हैं, और ट्रेड रिसीबल जिसका वो एक्चुअल अकाउंट है जो हम पैसे नहीं दे रहा, जो भी ट्रेड रिसीबल है या जो कंपनी है जो इंडिविजुअल है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज हो गया ना, वो असेस डिक्रीज हो गया, वो अब हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो जाता है रिकवरेबल डेट्स का। अच्छा, फिर कभी ये होता है कि कभी 1 साल 2 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद वो कंपनी वांट्स टू रीपे देयर डेट, तो वो क्या कहलाता है, रिकवरी ऑफ डेट्स रिटर्न ऑफ। उसमें दो चीजें हो जाती हैं, देखें, एक तो आपने रिकवरी जो बैड डेट्स डाला था वो आपने एज एक्सपेंस डाला था, ठीक है, जब रिकवरी हो जाएगी तो अदर इनकम में आ जाएगा। अगर वो रिकवरी होती है तो उस केस में क्या होगा, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसको, जो पहले आपने राइट ऑफ किया था, ठीक है, उसको रिवर्स कर दें एंट्री को, लेकिन ये भी आपने शायद नहीं किया होगा अभी तक। इसकी सिंपल एंट्री देखें, जो रिकवरी हो जाती है ना अगर बैड डेट्स की, तो इसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड में डालते हैं और ये अदर इनकम में जाता है। तो अगर इसकी एंट्री आपके पास आ जाती है कि भाई कोई एनी इंडिविजुअल एनी कंपनी दैट वांट टू रीपे देयर डेट, ठीक है, देयर डेट आर रेडी टू रीपे देयर डेट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें, अगर वो आपको चेक देता है तो बैंक डेबिट हो गया, अब इनकम भी इंक्रीज हो रही है साथ साथ। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपने राइट ऑफ हुआ था बैड डेट्स, तो आपने उसको एक्सपेंस में डाल दिया था, ठीक है, लेकिन जब रिकवर होता है तो अल्टीमेटली वो इनकम हो गई ना, तो इंक्रीज इन इनकम क्या होती है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट। तो आप बैड डेट्स रिकवर्ड ये एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो इनकम है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट हो गया, इसको हम अदर इनकम में डाल देंगे, ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। बैंक में पैसे आ गए, बैंक डेबिट, एंड बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, तो इस पे रूल दोनों अप्लाई हो गए, इंक्रीज इन असेट का और इंक्रीज इन इनकम का, तो ये आपका इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। वैसे सवाल शायद एक या दो दफा आया है, लेकिन इसके अलावा ये सवाल नहीं आया रिकवरी का, यूजुअली बैड डेट्स का तो सवाल आता है, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब प्रोविजन भी आपको पता है कि परसेंटेज गिवन होती है कि उस पर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, उसका अकाउंट भी मांगता है आपसे। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट, आ गया, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ डेट्स रिटर्न ऑफ। रिकवरी के लिए मैंने आपको एंट्री बता दी, वही जर्नल एंट्री हो गई आपकी, बैंक डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, ये जनरल एंट्री है। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर मेजरिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपसे पूछता है कि क्यों डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो फॉलो करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, प्लस फिर फ्यूचर लॉस को प्रिडिक्ट करने के लिए वो हम एक बना लेते हैं कि भाई, और दूसरी बात ये है कि हमारे असेट्स को हम ओवर स्टेट ना करें, इस वजह से भी हम ये करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ डेट्स रिकवर ना हो, तो हम एक उसकी प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं, और उसको फिर हम जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से लेस करके शो करते हैं एसओएफपी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसका ट्रीटमेंट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो कर रहे होते हैं इसके अंदर। फिर है प्रीपेड लेजर अकाउंट्स एंड जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द क्रिएशन ऑफ एंड एडजस्टमेंट टू अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हमें अगर पहले से हमारे अकाउंट्स में कोई बैलेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, जैसे सपोज 200 पड़ा है पहले से, ठीक है, क्रेडिट साइड पर, अब आपके पास आया कि भाई आपने ट्रेड रिसीवेबल देखा, एंडिंग बैलेंस आपका ये है, उस पर 4% आपने लगाया तो आ गया 300, 200 ऑलरेडी है,
तो आप बैलेंस सीडी में डायरेक्ट जाके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में बैलेंस सीडी में 300 लिखेंगे, 200 ऑलरेडी बैलेंस में है, तो ऑटोमेटिकली $100 का जो डिफरेंस है वो चला जाएगा आपका इंक्रीज इन दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और वो चला जाएगा आपका एज एक्सपेंस। अगर आपका एज कंपेयर टू प्रीवियस बैलेंस प्रोविजन कम होता है इस साल कैलकुलेट करके, तो अदर इनकम में चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रीटमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आपने जो है इस वक्त दो मेथड हैं, एक तो आपका फीफो प्लस वेटेड एवरेज मेथड। लीफो डिसकंटिन्यू हो गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने पहले एक लीफो मेथड भी था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब इजी है, सिर्फ दो मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के। लेकिन यूजुअली आपसे वो पूछता क्या है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें जो कम होगा, अगर कॉस्ट कम होगी एनआरवी ज्यादा होगी, तो आप अपनी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कोई दूसरा यूनिट है उसके अंदर एनआरवी कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो उस नंबर ऑफ यूनिट्स को एनआरवी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने ये देखना जरूर है कि कॉस्ट के साथ एग्जाम में कभी होता है कि कॉस्ट पर यूनिट प्लस आपका आगे दिया होता है कैरीज इनवर्ड, तो उस कॉस्ट में कैरीज इनवर्ड ऐड करेंगे, फिर आप देखेंगे टोटल कॉस्ट क्या है। और सेलिंग एनआरवी के अंदर क्या होता है, सेलिंग प्राइस गिवन होती है और कभी कहता है कि सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस को सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो, और प्लस ये कॉस्ट प्लस कैरीज इनवर्ड को कंपेयर करेंगे, जो कम होगा उससे यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। चार पांच जो डिफरेंट किस्म के आपके यूनिट्स हैं उसी तरह कंपेयर करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है, तो जो भी कम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल आ रहा होगा उसको फिर आप उस टोटल को भी टोटल कर दें, तो आपकी ये टोटल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये एनआरवी। प्रिपेयर सिंपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टेटमेंट, वो यही है जो मैंने आपको बताई कि सिंपल से यूनिट दिए होंगे आपको यहाँ पर, जैसे आपको दिया हुआ पेपर, आगे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 50 और कॉस्ट दी हुई है, फिर एनआरवी दी हुई है, इस तरह आप फिर नीचे दिया हुआ स्टेशनरी का कोई पेंसिल दे दिया, पेन दे दिया, ठीक है, इस तरह कोई डिफरेंट आइटम दे दिए, उसको आपने इसी तरह इवेल्युएट करना है और फिर आपको फाइनल एक अमाउंट निकाल के टोटल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दे देनी है, वो कोई डिटेल में नहीं पूछा आपसे। Recognize the importance of valuation of inventory and the effect of an incorrect valuation of inventory on gross profit for the year, equity and assets valuation। अब देखें, आपको ये देखना है कि जो आपने अगर करेक्शन की है वैल्यूएशन में या कोई गड़बड़ थी, अगर कम आपने कोई जो है एनआरवी कम था लेकिन आपने कॉस्ट पे उसको कर दिया, फर्क क्या पड़ेगा उससे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री आपने ओवर क्या कर दिया, ओवर स्टेट कर दी, ओवर स्टेट करने से कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ा आपने देखना है। ठीक है, ओवर स्टेट करने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री अगर आप करते हैं ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ओवर स्टेट हो गया। ये चीजें आपसे इस तरह पूछेगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ तो नेट प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा। इक्विटी एंड एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्वेंट्री करंट एसेट है, अगर वो ओवर स्टेट कर दी तो टोटल एसेट ओवर स्टेट हो गए। सही है, ये चीजें आपसे इसके अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आ गया सोल ट्रेडर जी, तो सोल ट्रेडर्स के अंदर भी आपने देखें क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट एंड एन एसओएफपी है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर, ये एक थ्योरी है। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी थ्योरी आ गई। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिंग बिजनेस एंड अ सर्विस बिजनेस। अब ट्रेडिंग बिजनेस सर्विस बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल होती है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर्विस बिजनेस में वो नहीं होती। यूजुअली जितनी भी पार्टनरशिप बिजनेस हैं वो सब सर्विस बिजनेस हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जब आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि दैट इज नॉट द ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, यूजुअली उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड परचेजेज होती है। सर्विस बिजनेस के अंदर नो इन्वेंट्री नो परचेज। ठीक है, इसीलिए आपने जब भी आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे होते हैं आपने देखा होगा कि रेवेन्यू इनकम जो भी होती है, जो कमीशन पे होती है, जो सर्विस इनकम होती है, जो फीस होती है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस आप डायरेक्ट लेस करते हैं, उसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होती, कोई कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेशन नहीं होती। तो यही डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिंग बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है और फिर नेट प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस एंड फॉर अ सर्विस बिजनेस। अब इसके अंदर आपने अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रॉफिट भी करेंगे। अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, क्योंकि स्पेसिफाइड डेट का मतलब ये होता है कोई एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है। इस 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 30 जून, ठीक है, 30 नवंबर,
ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती हैं और उसको हम लिखा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट आगे डेट। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक फॉर अ पीरियड होती है, फॉर अ मंथ एंडेड दिस, फॉर अ ईयर एंडेड दिस, इस तरह लिखा जाता है। तो यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर है रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द कंटेंट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे? पहले नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं आप। इनटेंजिबल एसेट्स आपके अभी आए नहीं है, लेकिन उसमें इंटेंजिबल एसेट्स ही ज़्यादा जो आपके हम करें ना, इनटेंजिबल और टेंजिबल। इनटेंजिबल में आ जाता है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, वो आपको अभी नहीं मिले, ठीक है, वो अब आपके ए लेवल में आएंगे। लेकिन इसके अंदर इंटेंजिबल और टेंजिबल होता है। टेंजिबल का एसेट जो आप देख रहे हैं, लैंड है, ठीक है, उसमें बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, ये सारे आपके टेंजिबल हैं, दैट कैन बी टच्ड एंड दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसे हम कहते हैं। बस अब ये रखिए, याद रखें कि नॉन करंट एसेट्स एंड देन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये कैटेगरीज आप इस तरह करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं एसएफपी के अंदर, ये सारी चीजें। अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स इन अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इंटर रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स, कैसे रिलेशनशिप होता है, एसेट्स का किस तरह होता है रिलेशनशिप, किसके साथ? टोटल एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। एक एक पोर्शन आपका होता है टोटल एसेट्स का, जो होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज का, ठीक है। इस तरह आपने ये बनाना होता है। अंडरस्टैंड ये हो गया। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ट्रेडिंग बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस, ठीक है। वही इस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेम होती हैं सबकी, और उसके अंदर असेट्स जो है वो कोई इनकम नहीं होती, बस आपकी जो इनकम है। देखें, जब इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आ गया आपका, अब आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सिर्फ प्रॉफिट लेके जाना है, ठीक है। वो सर्विस बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो। बस सर्विस बिजनेस के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होगी आपकी, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में होगी। समझ आ रहा है ना? ट्रेड रिसीबल हो सकता है कि आपने सर्विसेज दी हो लेकिन रिसीव अभी नहीं हुआ उसका, लेकिन इन्वेंट्री नहीं होगी उसके अंदर। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन ये आपसे पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस। मेक एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग एंड रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लेके जाते हैं? प्रोविजन पूरा लेके जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स को शो करते हैं। तीन कैटेगरी में शो होती है नॉन करंट एसेट्स। पहले होता है आपका कॉस्ट, फिर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में एन नेट बुक वैल्यू, एनबीवी। तो नेट बुक वैल्यू कैलकुलेशन में यूज होती है, लेकिन आपने शो तीनों कॉलम पे करना होता है कि एक्चुअली उसकी कॉस्ट क्या थी, उस पर कितना प्रोविजन सो फार चार्ज हो चुका, और उसके बाद उसकी अब नेट बुक वैल्यू ये है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका प्रिपेयर एडजस्ट, मेक एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन, ये आ गया आपका मेक एडजस्टमेंट फॉर एक्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारी एडजस्टमेंट आपने की होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख के सोल ट्रेडर के अंदर, क्योंकि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें आप जो है वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्रूड है, तो अगर कोई एक्सपेंस एक्रूड है, ऊपर एक्सपेंस के अमाउंट में ऐड कर देते हैं। अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है तो ऊपर गिवन होता है एक्सपेंस, उसमें से लेस कर देते हैं। ये एडजस्टमेंट होती है। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको रेट डेप्रिसिएशन का दिया होता है, मेथड दिया होता है, ठीक है। कोई और अदर रिसीवेबल, अदर पेबल्स दिया होता है। ये सारी एडजस्टमेंट आपने करनी होती है। तो ये सोल ट्रेडर के अंदर भी आपने इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका सेम चीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप की। अब इसमें वही एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। सवाल आ जाता है कि पहले एक बिजनेस सोल ट्रेडर है, अब वो पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं, या ऑलरेडी एक बिजनेस पार्टनरशिप पे काम कर रहा है, दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो व्हाट आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एडवांटेजेस, ये सवाल आ जाते हैं। जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बिजनेस भी पढ़ा है, तो उनके लिए ये सारा थ्योरी वैसे याद हुई होगी कि वो सारी थ्योरी वही है। वहाँ भी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सारी कंपनीज की डिटेल ज्यादा वहाँ पर है। तो अगर आप उसके आपने वो सब्जेक्ट लिया है तो फिर आपने इसकी तैयारी की जरूरत नहीं है, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। नहीं है तो फिर अकाउंटिंग बुक में भी वो दिए हुए हैं एडवांटेजेस। आउटलाइन द इंपॉर्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, क्या कॉन्टेंट्स हो सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थ्योरी का सवाल है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनरशिप के अंदर जो एक पर्टिकुलर डिफरेंस है विद द सोल ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट, वो यही है कि इसका जो प्रॉफिट आता है उसको फिर हम अप्रोप्रिएट करते हैं बिटवीन द पार्टनर। अप्रोप्रिएट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के दरमियान। अब अगर दो पार्टनर हैं तो उनके रेशियो क्या है, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, इनको कितना क्या सैलरी मिलेगी, इनको इनकम, उनको ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, वो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, फिर रेजिडुअल प्रॉफिट, ये सब देने के बाद जो बचता है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज द एप्रोप्रिएशन। तो ये एक्चुअल जो इसका थीम है पार्टनरशिप की, जो जो मेन इंपॉर्टेंस है, जो इसकी जो उसका मेन वो है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वरना इनकम स्टेटमेंट तो आपकी सेम होती है, जैसे आपने सोल ट्रेडर की बनाई तो उसकी भी आप वहां तक बनाते हैं।
लेकिन सिर्फ इसके अंदर फर्क क्या होता है कि वहां पर आपका कॉस्ट ऑफ सेल होती है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट है वहां पर आप लेके सीधा एसओएफपी में चले जाते हैं सोल ट्रेडर के अंदर। इसमें जब क्या करते हैं, पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट कर देते हैं पार्टनर्स के दरमियान, ये इसको हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ एसओएफपी सेम होगी उसी तरह, ठीक है, कि जिस तरह आप सब बनाते हैं वही कैटेगराइज होगी, वही क्लासिफिकेशन होगी, वही एसेट्स साइड पर आएंगे, वही लायबिलिटीज कैपिटल होगा। लेकिन इसमें सिर्फ चीजें आपकी अप्रूव, कभी कभार ये आपसे कहता है कि आप जो कैपिटल का स्ट्रक्चर जब देंगे आप एसओएफपी के अंदर, तो उसमें आप डिफाइन करें इसको कि आपने करंट अकाउंट में किस तरह पार्टनर को क्या क्या चीजें दी हैं, वो आपने जैसे बनाया था वो उसके अंदर भी कभी मांग लेता है आपसे, कभी इनकम स्टेटमेंट के नीचे ही मांग लेगा कि अप्रोप्रिएट करें प्रॉफिट को, तो आप वहीं शो कर देंगे, ठीक है। और फिर एसओएफपी के अंदर एंडिंग बैलेंस सिर्फ करंट अकाउंट के ले जाएंगे, कैपिटल के बैलेंसेस भी होंगे वो भी एज इट इज ले जाएंगे, और जो पार्टनरशिप का जब आपने अप्रोप्रिएट किया प्रॉफिट तो वो करंट अकाउंट के थ्रू होता है, तो करंट अकाउंट के जो एंडिंग बैलेंसेस आएंगे वो फिर एसओएफपी में चले जाएंगे डायरेक्ट, ये पार्टनरशिप के अंदर होता है। मेक एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल, ठीक है, ये सोल ट्रेडर्स के साथ जिस तरह था वही सेम चीज़ें यहाँ आती हैं, इसी तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होती है, उसी तरह आप एडजस्टमेंट करते हैं जैसे आपने सोल ट्रेडर में किया, एक्रूड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड इनकम है, उसी तरह एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट का डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल यूजुअली फिक्स होता है, करंट में सारी चीजें, करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में होता है, सारे काम आप जो कर रहे होते हैं, जो भी पार्टनर्स को दे रहे होते हैं, सब करंट अकाउंट में मूव सारा शो हो रहा होता है, कैपिटल को फिक्स रखते हैं हम। ड्रॉप पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन लेजर अकाउंट, ठीक है, फॉर्म एंड एज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये वही चीज़ है, उसी तरह आपने शो करना है उसको एसओएफपी के अंदर भी किस तरह शो करेंगे मैंने आपको बता दिया अभी। कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन फॉर द एडमिशन, डिपार्चर ऑफ अ पार्टनर, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कुछ भी आपका नहीं है ये लेवल में, इसलिए आपको उन्होंने कहा कि वो लेवल में आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, कोई पार्टनर का एडमिशन भी होता है, रिटायरमेंट भी होती है, ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप का रेशियो चेंज भी होता है, वो यहाँ नहीं है, वो ए लेवल में, इसलिए आपसे यहाँ कोई सवाल नहीं आएगा इसका, ठीक है। फिर अब आ जाता है आपका लिमिटेड कंपनी, सेम चीज़, अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई, अब आप इनकम स्टेटमेंट लिमिटेड कंपनीज के भी आ जाते हैं। अब देखें इसमें भी पहले थ्योरी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी, आपको एडवांटेजेस मालूम होने चाहिए, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का दे देता है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब भी मालूम होना चाहिए कि क्यों लिमिटेड कंपनी को एडवांटेजेस हैं, उनकी जो पार्टनर उसके जो होते हैं ओनर, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, बस उसके अलावा वो लायबल नहीं है, वो अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके कंपनी का लॉस पूरा नहीं करने के पाबंद हैं, बिकॉज देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसमें होती है, पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडर में, उसमें अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो उनको अपने पर्सनल एसेट्स बेच कर भी वो पूरा करना है, अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करनी है कुछ भी करके, लेकिन लिमिटेड कंपनी इटसेल्फ इज अ सेपरेट एंटिटी, तो उसमें अगर किसी को केस करना होता है तो कंपनी पे केस करता है, पार्टनर पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसलिए इसको लीगल एंटिटी भी है और सेपरेट एंटिटी भी है, इसको एक लीगल स्टेटस है इसका। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विटी, अब इक्विटी लिमिटेड कंपनी की क्या है वही कैपिटल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, उसके बाद जनरल रिजर्व्स होते हैं, रिटेन अर्निंग्स होती हैं, ये इसका इक्विटी का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक डिफरेंट है थोड़ा सा पार्टनरशिप से और सोल ट्रेडर से। तो अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, अब ये शेयर कैपिटल होता है, एक तो होता है अथोराइज, फिर इशूड, फिर कॉल्ड अप एंड देन पेड अप। कॉल्ड अप ये होता है कि जो कंपनी ने जैसे इशू किए शेयर 100,000 के और 50 रुपए का एक है, कॉल्ड अप कैपिटल ये होगा कि वो अपने 50 में 100 रुपए में से या 50 रुपए में से वो बोलता है कि भाई आप 75% पेमेंट अब अभी हमें करें, वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद पेड अप क्या है, जितना पार्टनर्स ने जो शेयर होल्डर जिन्होंने जो शेयर खरीदे हैं, जो भी पेमेंट कर दी कंपनी को वो पेड अप में आ जाएगा, तो इस तरह होता है, लेकिन ये सिर्फ आपने थ्योरी में बताना है, उसको उसमें एक्सप्लेन नहीं करना होता, ना रिटर्न में लिखना होता है, आई मीन उसको इक्विटी में मेंशन नहीं करना होता, गिवन होता है वो। और अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर में क्या फर्क है, ठीक है। लोन कैपिटल यानी कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये एक इसका जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टनरशिप के अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक डिफरेंट चीज है, इसी तरह इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, ये एक डिफरेंट होता है इसके अंदर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इक्विटी की पोजीशन क्या थी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या था, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या था, रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या था, ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए।
फिर पूरे साल के अंदर हमने क्या किया, कोई क्या नए शेयर इशू किए, वो एडिशन ऑफ द न्यू शेयर हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर, वो हम उसमें जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे उसमें शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ अमाउंट जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया, वो अब जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे, रिटेन अर्निंग से। फिर आप डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड यानी प्रॉफिट ही होता है, उसको हम कंपनी की लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में डिविडेंड कहते हैं। वो डिविडेंड हम कहाँ से देंगे, रिटेन अर्निंग से देंगे। तो रिटेन प्रॉफिट को कम करते हैं और हम डिविडेंड इशू कर देते हैं। ये सारी चीजें हम रिफ्लेक्ट कर रही होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। फिर उसके बाद ये सब देने के बाद एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का लास्ट बैलेंस आ जाता है, एंडिंग बैलेंस। वही बैलेंस एसओएफपी के अंदर जाएगा फिर, जो लास्ट बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होती है। इतना डिटेल नहीं है लेकिन थोड़ा सा होती हैं ये चीजें, ये इसमें कवर हो जाती हैं। अब देखिए इसमें फिर लिखा है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट्स इश्यूज, शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हाउएवर, कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल एंड नॉन रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखें वो सब चीजें क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो अवे लेवल में करेंगे। लेकिन अभी उसने ये कहा है कि कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखें प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो फिक्स होती है। ये जो प्रेफरेंस शेयर जो खरीदते हैं जो शेयर होल्डर्स, उनको एक अमाउंट फिक्स मिल रहा होता है, होता वो डिविडेंड ही है लेकिन फिक्स होता है, किसी भी केस में चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उनको देना है। अब रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल का क्या मतलब है, देखें रिडीम का मतलब है कि रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब है कि ये जो है नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, और ये रिडीम का मतलब है दोबारा से कंपनी के ओनर जो जिन्होंने बनाई थी कंपनी वो वापस ले सकते हैं। एंड नॉन रिडीमेबल का मतलब है वापस नहीं लिया जा सकता, नॉन रिडीमेबल वो लाइक ऑर्डिनरी शेयर होगा। ठीक है, उसको वापस नहीं लेंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएंगे, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो जाएंगे आपके शेयर कैपिटल के अंदर। तो उसमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बनाना नहीं है, इसलिए ये सब चीजें डिटेल में आपकी ए लेवल की हैं, इसीलिए इसमें उन्होंने आपको कह दिया कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्लब एंड सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक अ इनकम स्टेटमेंट। पर इसमें इसलिए इसको रिसीट एंड पेमेंट कहते हैं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसमें कैश बुक नहीं कहते। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसलिए कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता है इसमें, सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है इसलिए हम इसको प्रॉफिट का जो एलिमेंट है उसमें हम इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कैश बुक बनाते हैं इसी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं हम। प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, रिफ्रेशमेंट, सब्सक्रिप्शन। अब क्या है, जब क्लब काम कर रहा है तो उसके अंदर रेवेन्यू तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अगर मेंबर्स हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन देंगे, पे करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन मेंबर्स का आपको लगता है कि कम है, इससे इतनी चीज़ें नहीं पूरी होती, तो आप क्या करेंगे, एक शॉप, एक क्लब जो है या सोसाइटी एक शॉप बना देती हैं, या तो रिफ्रेशमेंट शॉप, और अगर स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वो अपना क्या करता है कि स्पोर्ट्स शॉप बना देता है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स वेयर, ठीक है ना, उसमें ट्रैक सूट, बॉल, बैट्स, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। वो प्रॉफिट, वो जो पार्ट है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके आप सेपरेटली उसका प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और वो इनकम फिर जाएगी कहाँ पर, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाएगा उसका जो इनकम है। इसीलिए उसने लिखा है कि प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें सब्सक्रिप्शन है और रिफ्रेशमेंट्स है, स्पोर्ट्स शॉप है, उसके पास सेपरेटली आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन सेपरेट कैलकुलेट करते हैं टी अकाउंट बना के। फिर आ जाता है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब एसओएफपी इसमें भी सेम ही होती है, उसी तरह नॉन करंट करंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल नहीं कहलाता, वो कहलाता है आपका इसके अंदर एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, इसे हम कैपिटल नहीं कहते, एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, क्योंकि वो जो फंड है उसको एक्यूमुलेट करके जगह शो कर दिया। कैपिटल इसलिए नहीं कहते कि उसका कोई ओनर नहीं है, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आ जाता है मेक एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे सोल ट्रेडर में एडजस्टमेंट होती है इसी तरह इसी में भी प्री पेमेंट एक्रूड होगी, वही एडजस्टमेंट होगी, सेम है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे क्लब हो। एडजस्टमेंट अगर एडिशनल दी हुई है, एक्रूड एक्सपेंस को आप ऐड कर देंगे ऊपर एक्सपेंस में, प्री पेड को लेस कर देंगे। डिफाइन एंड कैलकुलेटेड एक्यूमुलेटेड फंड, ये वही है आपका, एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर दें, एक्यूमुलेटेड फंड आ गया। जिस तरह आप एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करते हैं कैपिटल आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जनाब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आप कर चुके हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें हम करते हैं सारी डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो प्राइम कॉस्ट होती हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, जो कि मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है, कि जितने डायरेक्ट वेजेस हैं
जो कि प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो सारे या तो उसके अंदर प्रोडक्शन वर्कर्स होंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखा होगा या डायरेक्ट लेबर लिखा होगा या फैक्ट्री फैक्ट्री ऑपरेटिव्स लिखा होगा, ये सब डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आ जाता है आपका अंडरस्टैंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यानी कि प्राइम कॉस्ट, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और एक चीज और होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर कहीं रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल जो भी है मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ठीक है, या डायरेक्ट वेजेस, उसके नीचे फिर आप लिखेंगे प्राइम रॉयल्टी। इस तीनों को फिर कैलकुलेट करके प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद जितनी भी कॉस्ट है फैक्ट्री से रिलेटेड वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगी, ठीक है, जिसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, ठीक है। और फिर आ जाता है सैलरीज ऑफ फैक्ट्री मैनेजर्स, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस जो फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, रेंट एंड रेस्ट जो फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड एंड मेक एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी एडजस्टमेंट आप जब पूरी कॉस्ट आ जाती है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट वाला, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आती है उसमें आप वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देते हैं, तो आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये लेके जाते हैं फिर हम इनकम स्टेटमेंट में। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर वही चीजें आ गई, ठीक है। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है जिसमें आप कॉस्ट और प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, और वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकम स्टेटमेंट में जाती है। जहां पर आप परचेज लिखते थे ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आती है इनकम स्टेटमेंट में, और उसमें एड परचेज की जगह आप लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, अगर कोई फिनिश गुड्स परचेज अलग से की हुई है तो वो भी वहाँ ऐड हो जाती है, ये स्टेटमेंट। और जितने ऑफिस के एक्सपेंस है सारे फिर वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। मेक एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिटेल्ड, वही देखें 5.1 बार बार इसलिए कह रहा है कि जो सोल ट्रेडर के अंदर एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में समझाई गई थी, वही चीज पार्टनरशिप में, वही चीज कंपनी अकाउंट में, वही चीज क्लब एंड सोसाइटीज में, एंड देन फाइनली इन दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सेम होगा। जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको वही चीज है, सब रिपीट उसी तरह कर रहा हूँ। एक्रूड और प्री पेमेंट्स को अपने ख्याल रखना है, और अगर कोई इसमें पार्ट जो एक्सपेंसेस हैं उसका अगर कोई पार्ट फैक्ट्री के ऊपर है तो फैक्ट्री उसमें चला जाएगा, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और जो ऑफिस का है वो ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट में जब बनाएंगे तो वो एक्सपेंस उसमें आ जाएगा, ठीक है। आ गया, उसके बाद फिर आ जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हम कर चुके हैं, इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उससे आपने फाइंड करना होता है, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं, कभी आप सेल्स क्रेडिट सेल मिसिंग होती है, कभी क्रेडिट परचेज मिसिंग होती है, वो आप फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। वही सीधे सीधे एस एल सी ए बना लेंगे, पीएलसी बना लेंगे, या ट्रेड रिसीबल का या ट्रेड पेबल का अकाउंट बना लेंगे, उससे मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कभी बैंक का बैलेंस, एंडिंग बैलेंस वो लेस मिसिंग कर देता है, वो आपने टोटल रिसीट में से टोटल पेमेंट माइनस कर देनी है, तो एंडिंग बैलेंस का आ जाएगा कैश का। इसी तरह देखें, एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट मेंटेनिंग अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नॉट मेंटेन, अगर आपने उसमें होता है कि उसका डिसएडवांटेज क्या, अगर आपने फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, एक्सप्लेन करना है आपने सिर्फ कहाँ का मुश्किल हो सकती है ना। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट में इशू आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बन सकती, और आपके एक्चुअल वैल्यूज जब नहीं आएंगी तो आपका जो वो है वो कंपेरेबल नहीं होगी, ना रेलेवेंट होगी, जो कि अकाउंटिंग की पॉलिसीज और स्टैंडर्ड हैं। प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, देखें। बैलेंस शीट क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या फर्क है। देखें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम क्या करते हैं, यूजुअली कैपिटल फाइंड करते हैं जो कि मिसिंग होता है, और जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ही सिर्फ पूछी जाती है, ठीक है। यानी कि आप असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल मिसिंग है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, सारे असेट्स अपनी जगह पे लिखते हैं, उसी तरह के नॉन करंट एंड देन करंट, और देखिए सेकंड साइड के ऊपर आप लाइबिलिटीज लिखते हैं, करंट एंड नॉन करंट, उसके बाद जो दोनों का डिफरेंस है वो कैपिटल आ गया। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो यूजुअली ओपनिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि इनिशियली बैलेंस शीट ही होती है, वो बनाई जाती है, ठीक है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर फ्रॉम चेंजेस इन कैपिटल ओवर टाइम। अब ये डायरेक्ट भी आपको दे देता है, कैपिटल का एंडिंग बैलेंस भी है, कैपिटल का ओपनिंग भी है, ड्राइंग दे देगा, प्रॉफिट मिसिंग होगा, प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे आप रिवर्स करके, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग, एंडिंग कैपिटल आ गया। अब अगर आपको उसने ड्राइंग भी दे दी, एंडिंग कैपिटल भी दे दिया और ओपनिंग कैपिटल दे दिया, तो रिवर्स प्रोसीजर से आप प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, वो यही चीज पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट है ना, आपको मिसिंग कोई भी दे देगा इन्फॉर्मेशन। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो जब वो चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आप दोबारा से सारी चीजें खुद बना लेंगे,
मेक एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिटेल्ड, देखें फिर वही आ गई बात। यहाँ पर भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपने खास फोकस करना है कि एडजस्टमेंट आपने करनी है। विदाउट सीइंग एंड इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट प्रिपेयर, और इफ यू प्रिपेयर दैट विल बी द रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत बनेगी। एटलीस्ट आपने देखा होगा कभी कभी जल्दी से हम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अरे भाई हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो चीज़ रह गई, तो आपकी स्टेटमेंट जो भी सारे रिकॉर्ड थे, इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ आपने मिसिंग कर दी, एडजस्ट नहीं किया, तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट गलत काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, और जब प्रॉफिट गलत लेके जाएंगे आप एसओएफपी के अंदर, उसकी वैल्यूएशन गलत हो जाएगी, ठीक है, और वो टैली भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं, स्पेशली फोकस रखा करें, चाहे कोई भी सवाल कर रहे हो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आ गया आपका रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर सब आपका आ गया, देखें कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग काउंटिंग रेशियो। ये आपके 8 अकाउंटिंग रेशियोज हैं ओ लेवल के अंदर, कोई और 9th रेशियो नहीं है, ठीक है, वो रेशियो फिर आपके ए लेवल में। ये आपने 8 रेशियोज याद रखने हैं। ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी शॉर्ट में कहते हैं, करंट रेशियो, लिक्विड टेस्ट रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं इसे, और एक क्विक रेशियो भी कहते हैं। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, यूजुअली पूछता है, टाइम्स में भी पूछ सकता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर इन डेज, टाइम्स में भी पूछ सकता है। फॉर्मूले, इसमें सिर्फ आपकी कामयाबी ये है कि आपने इन 8 के 8 फार्मूले याद रख लेने, ये क्वेश्चन आप वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। जब फार्मूले याद होंगे, आपको पता होगा कि ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको है, तो आपने इन्फॉर्मेशन लेके और कैलकुलेट कर देना है। प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे, और डिवाइड बाय रेवेन्यू यानी कि सेल मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट मार्जिन आ गया। रेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेना है आपने इसमें, ठीक है, फाइनल प्रॉफिट नहीं। फाइनल प्रॉफिट अगर दिया है और पीछे देखता है इंटरेस्ट इसमें से लेस हो चुका है, तो इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे, फिर वो प्रॉफिट लेंगे। और नीचे रेवेन्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या लेना है आपने, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स अगर आपके पास गिवन है, उसमें से करंट लायबिलिटी, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नहीं, अगर आपका कंपनी अकाउंट दिया हुआ है आपको, तो उसमें आप क्या करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग, ये इक्विटी हो गई, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अगर ये भी नहीं है, अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें दिया हुआ है आपको असेट्स दिए हुए, ठीक है सिर्फ, और आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो आपने असेट्स में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड कर देना है, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो आपसे याद रखें कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम योर ओन सोर्सेज और फ्रॉम द डेट, यानी आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेके और आपने जो खुद इन्वेस्टमेंट की हुई, वो टोटल काउंट करता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यूजुअली आप माइनस जो फाइंड करने का जो इजी वे है वो यही है कि टोटल एसेट्स जो गिवन है, करंट प्लस नॉन करंट, उसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटी का फिगर लेस कर दें, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। वैसे यूजुअली कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है, कैपिटल का अगर कभी बार क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल लिखा होता है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। वो सिर्फ यूजुअली क्या होता है कि जब आपका रेशियो एनालिसिस का सवाल होता है, तो उसके अंदर वो कैपिटल गिवन होता है और वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। कभी ये होता है कि कैपिटल नहीं दिया और आपको टोटल एसेट्स दे दिए और साथ में करंट लायबिलिटी भी दे दी, तो करंट लायबिलिटी लेस कर दें उसमें से, ठीक है। और ये आ गया करंट रेशियो, क्या है आपका करंट रेशियो, वही है आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, सिर्फ ये, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स का टोटल अगर गिवन है, उसमें से सिर्फ जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री वो लेस कर दें और डिवाइड वही करंट लायबिलिटी से कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका लिक्विड रेशियो। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है आपका, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी, नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ये टाइम्स में आंसर आएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज क्या है, अच्छा जी, अगर डेज से कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज में कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है ऊपर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई 365, याद रखें, ट्रेड रिसीवेबल्स एंडिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स और मल्टीप्लाई 365, ये आपका डेज में आ जाएगा, ठीक है। अगर वो टाइम से पूछ लेता है तो फॉर्मूले को रिवर्स कर देना है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल, बस सिर्फ ये, डेज से फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अगर टाइम में पूछा है तो, ठीक है। इसी तरह ट्रेड पेबल टर्नओवर इन डेज है, ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज का क्या है, इसमें क्या होगा कि ट्रेड पेबल
आप रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 365, ठीक है। ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस और मल्टीप्लाई 365, ये आ जाएगा डेज में आंसर, ठीक है। और अगर वो टाइम में पूछता है तो रिवर्स कर दें, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ जाता है आपका इसी का एनालिसिस, इसी के हिसाब से जब आपसे सवाल पूछना है ना रेशियो को, तो कभी कभार कमेंट्स भी मांग लेता है कि प्रिपेयर एंड कमेंट ऑन सिंपल स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स। सिंपल बनाना है, जैसे अगर आपको 2 साल का पिछला का जीपी रेशियो दिया हुआ है, आपने इस साल का कैलकुलेट किया, आप कंपेयर कर लें कि क्या फर्क पड़ा। नेट प्रॉफिट रेशियो पिछले 1 साल का दिया हुआ है, आपने भी कैलकुलेट किया, तो आप देखें कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो आपसे पूछेगा एक आध रीजन लिख देंगे क्यों ज्यादा हो सकता है क्यों कम हो सकता है। Understand the significance of the difference between the gross margin and the profit margin as an indicator of a business efficiency। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो एफिशिएंसी का पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, डिटेरियोरेशन हो रहा है, तो भी आप बता देंगे कि भी आपका बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, सही है ना, वो तो बल्कि डिग्रेड हो रहा है, उसमें नीचे की तरफ जा रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, तो उसमें आपने फिर वो जो डेंजरस लेवल्स हैं वो क्या है, उसमें रीजंस हो सकते हैं, उनको फोकस करना है कि इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ये आपने 1-2 कमेंट्स लिखने होंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। अब आपने देखना है कि फर्क क्या पड़ेगा। ऐसी बात है, प्रॉफिट मार्जिन अगर कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो इक्विटी भी कम हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट कम होगा ना, सही है, तो एंडिंग कैपिटल कम हो जाएगा आपका, तो उसमें आपका इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। एक्सपेंसेस के ऊपर क्या होगा, ये सारी आपने चीजें बतानी है। एक्सपेंसेस उसका आपने रिलेशनशिप बताना है क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट से जब एक्सपेंस निकाल देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो अगर एक्सपेंस को आप कम करते हैं, कट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल को कंट्रोल करते हैं, कट करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर इंटरफर्म कंपैरिजन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, अप्लाई अकाउंटिंग रेशियोज टू इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन फर्म टू फर्म कंपैरिजन, ठीक है। एक फर्म से अगर आप एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं आप। एक कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री में टोयोटा भी है, होंडा भी है, सुजुकी भी है, तो तीनों को कंपेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि वो एक ही उसमें हो गई ना। फिर फर्म टू फर्म का हम अपने कंपनी को पिछले से भी कर सकते हैं, एक फर्म को दूसरे फर्म से भी कर सकते हैं, अपनी ही कंपनी को प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो के थ्रू होता है ठीक हो गया। अब आ जाता है आपका इंटरेस्टेड पार्टीज। अब देखें इंटरेस्टेड पार्टीज में क्या, कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द यू एंड एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय द फॉलोइंग इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आप बताएंगे भाई देखिए सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ओनर्स हो गए, ओनर्स को क्यों इंटरेस्ट होता है, क्यों वो इंटरेस्टेड होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के अंदर। मैनेजर्स को क्या वो होता है, ट्रेड पेबल्स को क्यों, बैंक्स क्यों देखना चाहते हैं आपकी पोजीशन क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, इन्वेस्टर्स को क्यों, क्लब मेंबर्स, ठीक है। फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे गवर्नमेंट हो गई, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, सबको कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी में। तो ये सारे लोग जो है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से एक एक क्रिएट कर रहे होते हैं रिजल्ट, और सिर्फ एनालिसिस होता है और वो रेशियो के थ्रू होता है, ठीक है। फिर एक वो पिक्चर क्रिएट करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, कंपनी में प्रोग्रेस हो रही नहीं हो रही है, ये सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। सो ये थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, candidates should be able to recognize the limitation of accounting statement due to such factors such as historic cost, difficulties of definition और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगर आपने देखेगा डिफिकल्टीज ऑफ डेफिनेशन। अब कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपने सारी आप पीछे पढ़ ली जितनी भी सारी, उसमें लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज में कवर होती हैं, सिर्फ थ्योरी है। और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या है कि असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है, कि एक लिमिटेशन है। उसके बाद डिफिकल्टीज ऑफ डेफिनेशन क्या है कि सम आइटम्स आर हार्ड टू डिफाइन और मेजर प्रिसाइजली इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। अब जैसे गुडविल है, गुडविल असेट है, और हाउ शुड रिसर्च कॉस्ट बी ट्रीटेड, रिसर्च कॉस्ट अगर कोई होती है, ये एक सिर्फ थ्योरी है कि डिफरेंट डेफिनेशंस कैन लीड टू डिफरेंट रिजल्ट। अब नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ओनली शो फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, दे इग्नोर क्वालिटेटिव और सोशल फैक्टर। कैसे, एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय का मॉरल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, ये सब चीजें आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स, दो दे अफेक्ट बिजनेस सक्सेस, करती है ना वो सक्सेस वो भी, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर लिमिटेड बिकॉज दे यूज हिस्टोरिक कॉस्ट, assets shown at purchase price not current value,
ठीक है। फेस डिफिकल्टीज और डेफिनेशन का क्या मतलब है कि अनसर्टेन ट्रीटमेंट ऑफ आइटम लाइक गुडविल एंड इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है कि सच एज स्टाफ मोरल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हम नहीं उसमें यूज कर रहे होते। तो ये चीजें एक्चुअली थ्योरी में इन्होंने डाल दी हैं कि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें ये चीजें हो सकती हैं, ये सब चीजें इसमें इसमें ये लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है। फिर आ जाता है जनाब आपका लास्ट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। अब इसमें आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े होंगे, कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एंड recognize the application of the following accounting principles। मैचिंग प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी है, कंसिस्टेंसी है, ड्यूलिटी है, गोइंग कंसर्न है, हिस्टोरिक कॉस्ट है, मेटेरियलिटी है, मनी मेजरमेंट है, प्रूडेंस है और रियलाइजेशन है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। मैचिंग आपको मालूम है कि ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम ईयर हैज टू बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर। तो जितने भी एक्सपेंस आपने इस साल किए हैं उसको इस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट में मैच करना है। ठीक है, पिछले साल के रेवेन्यू में, बेशक इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेमेंट और नॉट, अगर वो पेड हैं या अनपेड हैं, लेकिन इनकर हो गए, जब वो इनकर हो गए, रियलाइज हो गए, तो आपको मैच कर लेना है। दैट इज द मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द एक्सपेंस ऑफ द सेम ईयर, सपोज के 2025 है तो 2025 के एक्सपेंसेस शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द 2025। तो दिस इज द मैचिंग। किसी दूसरे साल का या प्रीवियस ईयर का या आगे जो दूसरा साल आ रहा है नेक्स्ट ईयर, उसका एक्सपेंस जो है वो मैच नहीं करेंगे इस साल के रेवेन्यू के साथ। ठीक है, बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एज कंपेयर टू ओनर्स प्राइवेट बिजनेस। ठीक है, अगर उसकी जो प्राइवेट एक्सपेंसेस हैं दैट इज सेपरेट बिजनेस, क्योंकि जितने भी देखा होगा आपने, कभी कभार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि ओनर्स ने अपना प्राइवेट या होम जो रेजिडेंस का बिल है वो बिजनेस के उससे पे कर दिया, तो वो गलत हो गया, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी कहती है कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं दैट हैज टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल और बिजनेस पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने जो रूल्स अप्लाई किए हुए हैं, जो मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, उसमें यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है तो अब आपको कंसिस्टेंट रहना है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये नहीं कि इस साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, अगले साल आपने रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर दिया, नहीं। हाँ, इफ देर इज एन स्ट्रॉन्ग रीजन तो आप कर सकते हैं, मैंने यूजुअली इस तरह हम हमको नहीं कर सकते कि एक मेथड चेंज कर दिया आपने। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर आपने 4% लगाया हुआ 2 साल से चला, एकदम आपने कर दिया उसको 2%, तो आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों। ठीक है, अदरवाइज आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो बहुत सारी चीजों में आपको कंसिस्टेंट रहना है, चेंज नहीं करना है। ड्यूलिटी का क्या मतलब है? ड्यूलिटी का मतलब है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं ना उसको, डबल एंट्री। तो ड्यूलिटी का मतलब ये है कि जब आप देखा होगा आपने, जब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर जो चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सेल आपने रिकॉर्ड की, ठीक है, सेल रिकॉर्ड की आपने, और परचेज जर्नल के अंदर आपने क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की। अब एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्या करते हैं, टोटल परचेज उठा के कहाँ लेके जाते हैं, जनरल लेजर के अंदर परचेज के अकाउंट में, और जितने भी आपने जो आपके सप्लायर थे उन सबको लेके जाते हैं आप कहाँ पर, परचेज लेजर के अंदर, जो उनके पर्सनल अकाउंट है। तो ये ड्यूलिटी है। ठीक है, गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है, आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट फोर्सिबल फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, कीप रनिंग रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप समझते हैं कि 4 महीने बाद आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा तो यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल एसेट्स ऑन देयर नेट बुक वैल्यू। उसमें फिर आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस आगे फोर्सिबल फ्यूचर में कंटिन्यू है तो फिर आप अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को उसी तरह यूज करें, सारे इन्फॉर्मेशन को आप उसी तरह करेंगे जैसे आप कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा तो फिर आपको, यू डोंट नीड टू रिफ्लेक्ट योर नॉन फाइनेंशियल, जो आपके जो सेट्स हैं, उसको हम कहते हैं नॉन करंट सेट्स, उसको आप नेट बुक वैल्यू पे फिर नहीं मेंशन कर सकते। फिर आपको इस चीज की परमिशन है कि आप उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर आप उसको मेंशन करेंगे अगर आपका बिजनेस खत्म होने जा रहा है। तो यह है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्या है वो मैंने हम डिस्कस कई दफा कर चुके हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि आप जो भी नॉन करंट एसेट्स परचेज करते हैं तो आप उसको थ्रू आउट इस लाइफ इन द बिजनेस आप उसको उसकी जो कॉस्ट है उसी पे मेंशन करते हैं। हाँ, उसके ऊपर से प्रोविजन आप डेप्रिसिएशन लेस करके नेट बुक वैल्यू शो करते हैं, लेकिन हमेशा आप उसकी एक्चुअल वैल्यू शो करते हैं। दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियलिस्टिक वैल्यू को आप मेंशन करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जैसे अगर आपने मटेरियलिटी का मतलब जैसे ये होगा, अगर आपने कैलकुलेटर परचेज किया 4,000 का, वो है तो आपका चलेगा, 10 साल भी चलेगा, आपने अगर ओरिजिनल कैलकुलेटर लिया, लेकिन आप उसको एसेट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उस कॉस्ट को मटेरियलिस्टिक होना चाहिए कि उसको आप किस में यूज करेंगे, उसको आप कंज्यूमेबल आइटम में डाल देंगे कैलकुलेटर को। ठीक है, जबकि आपको पता है 10 साल भी चलेगा आपका कैलकुलेटर, और आपने यूज किया होगा कैलकुलेटर, आप यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी कॉस्ट है, जैसे नॉन करंट एसेट है,
अगर उसकी कॉस्ट आपकी गेन जो हो रहा है, गेन उससे जो हो रहा है आपका उससे ज़्यादा है, तो आप उसको मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको एज ए एसेट यूज़ नहीं करेंगे। तो मेटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि मेटेरियलिस्टिक होना चाहिए आपको, जो इन्फॉर्मेशन मेटेरियलिस्टिक है उसको आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। और वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर आप कैलकुलेटर है, पेन है, उसको आप एज ए नॉन करंट एसेट्स यूज नहीं करते, जबकि वो है नॉन करंट एसेट्स। क्यों? इसलिए कि वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, लो वैल्यू आइटम है वो, और लो वैल्यू को हम एज ए नॉन करंट एसेट यूज नहीं करते। बहुत सारी कंपनी की ये पॉलिसी होती है, उसको हम स्टेशनरी में डाल देते हैं या कंज्यूमेबल आइटम एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। मनी मेजरमेंट का मतलब है कि जो चीज दैट द आइटम दैट कैन, जिसकी वैल्यू मनी में आप मेजर कर सके, दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, वो आप उसमें यूज करेंगे। जैसे अब किसी की स्किल्स हैं, मॉडल है, एफिशिएंसी है, उसको आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के उसमें नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप उस जो चीजें हैं, जो स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है, एफिशिएंसी है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, तो उसको हम उसको मेंशन नहीं करते। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यू हैव टू बी प्रूडेंट इन मेंशनिंग योर, देखें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन, दैट इज दी फॉलोइंग, दैट इज फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप उस पर लगा रहे होते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो आपको, यू डोंट नीड टू ओवरस्टेट योर नॉन करंट एसेट्स, यू डोंट नीड टू ओवरस्टेट योर प्रॉफिट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कंजर्वेटिव हो जाएं, जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप शो करें तो आप कंजर्वेटिव रहें, कि जो आप समझते हैं कि यार इतनी वैल्यू मेरी कम हो सकती है, तो अपने कम होकर शो करनी है, बेशक वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। रियलाइजेशन का मतलब क्या है? जब आपके एक्सपेंस रियलाइज हो जाएं, यानी एक्सपेंस आपने कर दिया, अब बेशक आपने पे नहीं किया, दिस इज रियलाइजेशन। अब जैसे सेल्स है, देखिए मैं आपको बताऊं, कभी क्या होता है कि कुछ आप किसी को सेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यार सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर है, अगर ये बिक गई तो आप मुझे पैसे दे देना, और नहीं बिकी तो मैं वापस ले लूंगा। तो दैट इज नॉट काउंटेड एज सेल, ठीक है, उसको सेल काउंट नहीं करते। क्योंकि रियलाइजेशन ये कहता है कि जब वो रियलाइज हो जाए, जब सेल रियलाइज हो जाए, उसकी इनवॉइस जनरेट हो जाए, ठीक है, और वो आइटम डिलीवर हो जाए, इसका मतलब है वो रियलाइजेशन हो गई। उस रियलाइजेशन हो जाती है तो फिर आप रिकॉर्ड करेंगे सेल को भी और एक्सपेंस को भी। अगर वो रियलाइज नहीं होती तो फिर हम उसको नहीं करेंगे। दिस इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाती है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये हैं, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये सिर्फ छोटा सा है, एक्चुअल आपका जो A2 में आएगा, ये IAS AS में भी नहीं है, एक रेफरेंस है, लेकिन एक्चुअल जो 8 IAS हैं आपके, वो A2 के अंदर हैं। तो उसमें ये कहता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये कि अंडरस्टैंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखें इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अब ये क्या है? ठीक है, अब देखें इसमें क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है। देखें कंपेरेबिलिटी का मतलब है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट अलाउज यूजर्स टू कंपेयर रिजल्ट्स अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स और विद अदर बिजनेस। यानी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। कैसे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ वे, कि जब हम उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, अब आपने, आपको पता है कि नॉन करंट एसेट्स पहले, फिर करंट एसेट्स आते हैं, फिर उसका भी एक सीक्वेंस है करंट एसेट्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है इस सीक्वेंस में फॉलो करना है आपने अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी ऑफ द करंट एसेट। तो ये इस तरह आप क्या करेंगे, दूसरी किसी भी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट को भी आप अपने से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद आ जाता है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या है? इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, फोकसिंग ओनली ऑन डेटा दैट अफेक्ट्स यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये आ जाती है कि एडवाइज अननेसेसरी डिटेल एंड एंश्योर डिसीजन आर बेस्ड ऑन मीनिंगफुल फैक्ट, इसे हम कहते हैं रेलेवेंस। रिलायबिलिटी क्या है? इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट हो, फ्री फ्रॉम बायस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन। कोई चीज गलत ना हो, कोई उल्टी सीधी ना हो, तो कोई एग्जिजरेट ना करके कोई चीज आप बताएं उसके अंदर, ठीक है। और फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली एंड सिंपली सो दैट यूजर्स विद रीजनेबल अकाउंटिंग नॉलेज कैन ग्रास्प इट। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद क्या रह गया आपका? खत्म, उसके बाद सारा तो कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये लास्ट था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। इसके बाद कुछ भी नहीं है, पूरा सिलेबस आज हमने कवर कर लिया है, ओवरव्यू पूरा ले लिया है। तो आप लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने कवर कर ली हैं। मोस्टली तो आप सब कवर कर चुके होंगे, और नहीं है तो फिर ये देख लीजिए और मुझे बताइए कि भाई, अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे अलग से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो फिर हम उसको फोकस करके उसी के ऊपर डिटेल में एक लेक्चर मैं दे दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई क्वेश्चन होगा वो भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप ओवरव्यू ले लें इसका, क्योंकि एग्जाम करीब है, तो उसमें देख लें आपने क्या क्या चीज़ें की हैं।
फिर इंशाल्लाह जैसा भी होता है मैं फिर आपका और कोई एक अभी इसमें अरेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह डिटेल में, फिर हम उसको भी मैं अभी एग्जाम सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे, ठीक है। ओवरव्यू देख लें आप पूरा अपना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।